नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे पावरफुल कॉम्बो इंडेक्स और मैथ फार्मूला। अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या फिर एक्सेल को कॉर्पोरेट लेवल पे यूज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहो। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे आपको रियल ऑफिस लेवल यूज केसेस तक ले जाऊंगा। जहां वीलुकअप फेल हो जाता है वहां इंडेक्स प्लस मैथ फार्मूला कैसे काम आता है वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए और जो प्रैक्टिस शीट है, मैच नाम का प्रैक्टिस शीट है, उस पर आ जाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली मैथ्स फार्मूला का यूज़ क्या होता है? मैथ्स फार्मूला का यूज़ मैं मैथ्स फार्मूला से स्टार्ट करूंगा। ये पूरा वन शॉट है। इस पूरे वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस इंडेक्स और मैथ्स फार्मूला सीखने वाले, इन डेप्थ में जाके सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एक्सट्रीम कॉर्पोरेट लेवल पे सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहें। हम शुरुआत करते हैं मैथ्स फार्मूले से। तो मैथ्स फार्मूला का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि जैसे अगर दो डेटाबेस को मैच करवाना हो, ठीक है, तो ये मैथ्स फार्मूला आसानी से कर देगा। वो दोनों डेटा चाहे एक ही शीट पे हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट शीट पे, मैथ्स फार्मूला फिर भी कर देगा। बाई चांस आपके बॉस ने आपको एक शीट दिया, ठीक है, आपके बॉस ने आपको दो शीट दी, एक पुराने कस्टमर्स की और एक नए कस्टमर्स की, और आपको चेक करने को कहा कि भाई देख इनमें जो पुराना कस्टमर्स है और जो नए कस्टमर की लिस्ट है इनमें से कोई लिस्ट मैच कर रही है क्या? कोई पुराना कस्टमर ही हम हमारा नया कस्टमर तो नहीं है? चेक करिए, चेक करके बता मुझे कि इनमें से कोई हमसे लोन तो नहीं ले रखा, कोई किसी कस्टमर्स ने हमसे लोन ले रखा हो। अगर लोन ले रखा है तो उनकी बैंक अकाउंट चेक कर कि उनकी अकाउंट नंबर हमारे में सेव है कि नहीं। अकाउंट नंबर की एक अलग लिस्ट है, एक अलग शीट है, उस पे जाके चेक कर। तो इस तरह से आप दो डिफरेंट शीट्स पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपस में मैच कर रही है या फिर नहीं, आप किससे पता करोगे? तो उसके लिए यूज होता है मैथ फॉर्मूला। चलो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे इस शीट पे आप देख सकते हो, इस शीट पे यहाँ पे ये जैसे नेम है, लोगों का नाम है और सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। जैसे हमारे इंडिया में आधार नंबर होता है वैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। ठीक है, और एक फंक्शन या फिर एक छोटी पार्टी समझ लो कि कहीं पार्टी हुई और कुछ लोग आए, उस पार्टी में इनवाइट किए गए, तो बहुत सारे लोगों ने उस पार्टी में आए जो इनवाइटेड थे। तो आपसे कहा गया कि भाई पता करो जो हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी जो आईडी है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और यहाँ पे उस पार्टी में जो लोग आए थे तो क्या वो उन दोनों की आईडी मैच कर रही है? क्या वो वही लोग थे जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं? या फिर ऐसे भी कहा जाए कि आप वो चेक करो कि जो लोग उस दिन पार्टी में आए थे क्या वो गूगल नाम के कंपनी से आए थे, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आए थे या फिर एक्सेंचर कंपनी से आए थे जिनकी आईडी हमारे पास है। ठीक है, पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो नई पार्टी में आए थे क्या उनसे मैच कर रही है? अगर मैच कर रही होगी इन दोनों की आईडी तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई वो लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, वो उस दिन पार्टी में आए थे। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो। तो कैसे पता करोगे? सिंपल सी बात है, मैच फॉर्मूला अप्लाई करनी है। दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे गए, इक्वल टू आपने लिखा मैच, मैच, टैब बटन दबा दिया। अब लुकअप वैल्यू क्या? तो पहला ये आईडी आपने दबा दिया। या फिर चलो मैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू ही करता हूँ, आप नॉर्मल भी कर सकते हो कोमा लगा के। मैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ब्रैकेट खोल दिया मैंने, एफ दबाया, लुकअप वैल्यू, पहले ये इस वैल्यू को चेक करना है। फिर लुकअप एरे, मैं कहाँ देखूँ ये वैल्यूज़ किन वैल्यूज़ में अवेलेबल है? तो इन वैल्यूज़ में। अब ये काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, अब मैं एक एक करके कितना ऐसे सेलेक्ट करूँ? ठीक है, एक एक करके सेलेक्ट करूँगा। बाई चांस अभी छोटा डेटा है या फिर कभी थोड़ा मीडियम लेवल का डेटा आ गया तो मैं तो कर लूँगा, लेकिन बाई चांस अगर रोज़ 10,000 20,000 ऐसे लाखों रोज़ हो जाएँ तो क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है, आप अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप इस कॉलम के सबसे टॉप पे आ जाओ। जैसे इस कॉलम के यहाँ टॉप पे आ गए और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे टैप कर दो। जिस नाम का भी कॉलम है, सी हो गया उसे टैप कर दो, डी इसे टैप कर दो, ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल में कितने रोज होते हैं। 10,48,576 रोज एक्सेल में होते हैं और कॉलम्स होते हैं 16,384।
तो जैसे ही आपने ऊपर दबाया, यहाँ पे इस पे दबाया, तो ये सोशल सिक्योरिटी नंबर का जितना पूरा हर एक रोज में अवेलेबल है, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर अब मैच टाइप में आपको क्या लिखना है, एग्जैक्ट मैच करना है, तो आपने 0 दबाना है यहाँ पे। फिर आपने ओके दबा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये आपको रिटर्न हो रहा है 15479। तो ये बेसिकली जैसे आपको ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ये 17 रिटर्न हो रहा है। वैसे तो ये आपको ये कहना चाह रहा है कि ये 17 नंबर के रोज में है। तो आप देख लो 17 रोज में यही नंबर है 145696388। अब आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है, इसे आपको नंबर के फॉर्म में लाना है, स्पेशल नहीं, नंबर। तो ये 17 हो गया। ठीक है, डेसिमल हटा दो, हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली मैच फॉर्मूला का यूज़ क्या होता है। मैच फॉर्मूला का यूज़ ये होता है कि ये पता है क्या करता है, जब आप मैच कर रहे होते हो, जब आप मैच कर रहे होते हो, तो ये आपको एक रो रिटर्न करके देता है। मतलब किस रो में वो आईडी अवेलेबल है। जैसा कि आपने इस आईडी को सर्च किया मैच फॉर्मूला का यूज़ करके, इस पूरे कॉलम में देखा कि ये कहाँ पे है, तो इसने बताया कि इस पूरे कॉलम में ये रो नंबर 17 में आप देखो 145696388 और 145696388 ऐसे है। तो इस तरीके से ये मैच करके दिया। फिर आपको अब हर एक आईडी के लिए निकालना है, तो आप सेपरेटली तो नहीं निकालोगे, सीधा क्या करो, कॉर्नर पे आओ, डबल क्लिक कर दो, ड्रैग हो जाएगा। डबल क्लिक कर दिया आपने, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, अब ड्रैग हो गया, आप देख सकते हो कि जो वैल्यू से कैलकुलेट होंगे। जैसे अभी किसी एक का नॉर्मली देखता हूँ, जैसे ये है, ये कह रहा है कि ये वाली जो आईडी है 46005559, ये 11 नंबर के रोज में है। 11 नंबर के रो में पक्का है क्या, देखता हूँ। आप देखो है 4600055559, यहाँ पे है 11 नंबर के रो में। तो कुछ इस तरीके से मैच फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अब बात रही कि भाई एन ए क्या है। एन ए बेसिकली मैंने बताया था एरर है नॉट अवेलेबल। मतलब इससे हमें पता लगता है कि ये जो पर्टिकुलर आईडी के लोग थे जो उस दिन पार्टी में आए थे, वो हमारी सोसाइटी में रहते ही नहीं है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग है ही नहीं, ये आउटसाइडर हैं। ठीक है, तो नॉट अवेलेबल का मतलब कि ये आईडी इस पर्टिकुलर कॉलम से मैच नहीं हुई। तो इससे आपको पता लग गया कि ये लोग आउटसाइडर थे। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से मैच फॉर्मूला का यूज़ करके, अगर डेटा दो डिफरेंट शीट पे हो तो भी आप उसे यूज कर सकते हो मैच करवाने के लिए। अगर सिंगल शीट पे हो तो भी आप यूज कर सकते हो, अपने काम को आसान बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैच फॉर्मूला। तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए, अपने ऑफिस के डेटा सेट पे से अप्लाई कीजिए, और इसी तरह से सीखते रहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला। ये तो अभी स्टार्टिंग ही है, अभी मैं और आपको एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा इंडेक्स और मैच फार्मूले में। तो ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और आगे चलते हैं हम। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और मैच फार्मूला में हम सीखेंगे। आज हम मैच फार्मूला को कॉर्पोरेट लेवल का सीखने वाले हैं कि कॉर्पोरेट लेवल में किस तरीके से मैच फार्मूला का डेप्थ में यूज होता है। तो जैसा कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैच नाम का शीट है, वही शीट है जो पिछले लेक्चर में था। ठीक है, जब अभी 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 प्रैक्टिस किया हमने मैच फार्मूला का, उसी शीट पे आओ, बस थोड़ा सा राइट साइड में आ जाओ, यहाँ पे इस साइड। यहाँ पे आपको जे के एल एम के बाद एक कॉलम दिख रहा होगा, लास्ट फर्स्ट सेल्स मैच, इधर आ जाओ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसमें आपको फाइंड क्या करना है। आपको कहा गया कि भाई जैसे आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, लास्ट नेम अलग है, फर्स्ट नेम अलग है और सेल्स है, जो भी है, और यहाँ पे जिसमें से फाइंड करना है उसमें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम कंबाइंड है। ठीक है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम कंबाइंड है और उनकी आईडी दे रखी है। तो आपको मैच करवाना है कि क्या ये डेटा इनसे मैच होता है। एक्चुअल में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इस तरीके से यूज करती है। ठीक है, इस तरीके से इन फॉर्मूलाज का यूज होता है। तो आपको ध्यान देना है कि इस फॉर्मूला को आप किस तरीके से लगाओगे, अपने मैच फॉर्मूला को आप किस तरीके से लगाओगे, जो आप पता कर सको कि हाँ भाई ये जो नेम्स हैं, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइंड है और यहाँ पे सेपरेटेड है, तो मैं मैच फॉर्मूला को किस तरीके से लगाऊं ताकि मेरा रोज मैच हो जाए, मुझे पता लग जाए कि ये डेटा इसमें अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैच के साथ आपको कॉनकैटिनेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉनकैटिनेट बेसिकली क्या करता है, दो कॉलम्स को ऐड कर देता है। जैसे आपने इस दोनों पे कॉनकैटिनेट लगाया, ठीक है,
कॉन्केटनेट लिख के फिर इस दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर एक अलग कॉलम बन जाएंगे। कैसे? तो चलो मैं आपको स्टेप वाइज सिखाता हूँ, ध्यान से सीखना, बिल्कुल ध्यान से, नज़र बिल्कुल नहीं हटाना, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्केटिनेट, CONCAT, टैब बटन दबा दिया मैंने। कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट में किसी किसी करना है। ये पहला, अब ध्यान से देखो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इस साइड में, ये लास्ट नेम फिर कोमा, फिर कोमा के बाद एक स्पेस है, ध्यान से देखो, लास्ट नेम कोमा फिर स्पेस फिर फर्स्ट नेम, ऐसे इस तरीके से। अब आप पता करना चाह रहे हो कि ये लास्ट नेम पहले फर्स्ट नेम पहले, ये कैसे पता लगा? तो आप रैंडमली किसी भी एक डेटा को देख लो, आपको पता लग जाएगा। अब जैसे पहला रैंडल और युवोन है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रैंडल और युवोन इस तरीके से। रैंडल तो यहाँ पे लास्ट नेम है, मतलब लास्ट नेम पहले है और फर्स्ट नेम बाद में, समझ गए? लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। इस तरीके से आपको किसी भी एक डेटा को देख के आपको एक एक्यूरेट अंदाजा लगाना है कि लास्ट नेम पहले या फिर फर्स्ट नेम पहले, फिर आपको फाइंड करना है। तो मैंने कॉन्केटनेट लिखा, ये लिखा कैसे है, लास्ट नेम पहले फिर कोमा फिर एक स्पेस, कोमा के बाद स्पेस है हर एक लाइन में, फिर फर्स्ट नेम। मैंने इक्वल टू कॉन्केटनेट लिखा, पहले लास्ट नेम है, मैंने इसका सेल रेफरेंस लिया, फिर कोमा, कोमा दबाया। अब ये जो लास्ट नेम के बाद जो इस साइड आप देख रहे होगे, यहाँ पे कोमा के बाद जो स्पेस है वो कैसे लिखोगे? तो आप डबल कोट लगाओ, ठीक है, डबल कोट में फिर एक कोमा लगाओ, फिर ध्यान से देखो एक स्पेस बार, फिर डबल कोट क्लोज, फिर कोमा और फिर फर्स्ट नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, फिर आप एंटर दबाओ। आप देखो कुछ इसी तरीके का आ गया, ये रेंडल लास्ट नेम कोमा एक स्पेस और फर्स्ट नेम, आप यहाँ देखो रेंडल लास्ट नेम कोमा स्पेस फर्स्ट नेम, इस तरीके से। तो ये तो हो गया कॉन्केटनेट फॉर्मूला, लेकिन भाई हमें क्या करना है, हमें तो रोज मैच करवानी है, मैच फॉर्मूले से हमें पता करना है कि ये डेटा इसमें अवेलेबल है या नहीं, और अगर है तो किस रो में है। यहाँ तो अभी छोटा डेटा है, लेकिन बाई चांस जब डेटा काफ़ी लेंदी हो जाए, बड़ा हो जाए, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो वहाँ पे मुझे मैच फॉर्मूला तो लगाना ही होगा, या तो मैं नज़र मार लूँगा कि हाँ भाई इस रो में यहाँ पे, लेकिन जब डेटा लाखों रोज़ आ जाए, हज़ारों रोज़ आ जाए, तो आप कैसे करोगे? तो मैच फॉर्मूला लगाना होगा। वापस से इस पर डबल क्लिक करो, फॉर्मूला खुल गया। अब कॉन्केटनेट से पहले मैच फॉर्मूला के अंदर कॉन्केटनेट लगाना है, तो आपको ऊपर से मैच फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, मैच आपने दबा दिया, ब्रैकेट खुल गया, आपने ये किया। कॉन्केटिनेट का काम आप पहले ही कर चुके हो, आप कॉर्नर पे आओ, कोमा दबाओ। अब मैच आपको किससे करना है? तो इस पर्टिकुलर कॉलम से, इसी में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे इसे पूरे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इस पूरे को आपने सेलेक्ट कर लिया, पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अभी बाई चांस छोटे डेटा है, लेकिन बाई चांस फ्यूचर में बड़े डेटा होंगे, तो आपको पूरा ऐसी तरह से सेलेक्ट करना होगा। फिर आपने कोमा दबाया, फिर आपने ज़ीरो लिखा फॉर द एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, और आपने एंटर दबा दिया। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये डेटा है रैंडल और युवोन, ये रोज नंबर 13 में है, पक्का? देखते हैं, रो नंबर 13 यहाँ पे है, देखो रैंडल और युवोन रो नंबर 13 में, पक्का ये मैच कर गए। इस तरीके से आप मैच विथ कॉन्केटिनेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कॉर्नर पे आओ, कॉर्नर पे आओ, इसे आप ड्रैग कीजिए, डबल क्लिक कर दो, अपने आप ड्रैग हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे मैच कर रहा है उसने रोज़ बता दिए कि किस किस रोज़ में है, और जो जो डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब ये डेटा इससे, इस वाली डेटा इनसे मैच ही नहीं हो रही, तो नॉट अवेलेबल शो हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और ये एक्सट्रीम कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट है, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें इसी तरीके से मैच फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो आप जाइए, मैच शीट है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और अपने ऑफिस के डेटा बेसिस पे भी प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे सीखते जाइए बेसिक से लेकर कॉर्पोरेट लेवल तक का इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करता हूँ मैं इंडेक्स फार्मूला की। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मैच फार्मूलाज पढ़े हैं। सबसे पहले में हमने पढ़ा मैच फार्मूला, फिर आगे चल के पढ़ा हमने मैच फार्मूला को हम कैसे कॉन्कैटिनेट फार्मूला से इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं।
तो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स फार्मूला। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैच फार्मूला क्या करता था कि दो डेटाबेस को कंपेयर करता था, आपस में मैच करता था और रोज रिटर्न कर देता था कि हाँ भाई ये डेटा इस रो में अवेलेबल है। तो मैच फार्मूला हमें रोज नंबर रिटर्न करता था कि किस रो में है, रो नंबर रिटर्न कर देता था। तो बेसिकली जो इंडेक्स फार्मूला होता है उसका क्या काम है? इंडेक्स फार्मूला का यूज ये है कि हमें रो नंबर पता है और कॉलम नंबर पता हो, और वो हमें एग्जैक्ट वो डेटा ला के दे दे जो वहाँ पे मैचिंग डेटा है। जैसे हमें कॉलम नंबर पता है, ठीक है, किसी भी कॉलम नंबर पता हो गया, कॉलम नंबर, और कोई रो नंबर पता हो गया। तो ये जो इंटरसेक्टिंग मैचिंग डेटा है, जैसे इस कॉलम का और इस रो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये जो मैचिंग डेटा है यहाँ पे, वो मुझे इंडेक्स फार्मूला ला के दे देगा। तो हम कैसे इंडेक्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स नाम की शीट पे आ जाइए। ठीक है, इंडेक्स नाम की शीट मैच के बगल में आ जाइए। हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक है, जोन्स और साइज के नाम से। ठीक है, जोन्स और साइज के नाम से हमें डेटा दे रखा है। इसमें हमें क्या करना होता है, इंडेक्स फॉर्मूला हमें कहता है कि आप जब इसमें एरे पास करो, मतलब जो डेटाबेस पास करो, उसमें आप एग्जैक्ट डेटाबेस पास करो। ठीक है, मतलब आपको ना तो इसमें हेडिंग देनी है, ठीक है, हेडिंग वेडिंग नहीं देनी, ना ऊपर की हेडिंग देनी है ना साइड हेडिंग देनी है। जैसे कई बार होता है कि साइड में भी कुछ एडिशनल हेडिंग इंफॉर्मेशन होती है और ऊपर में तो होती है। तो इंडेक्स फार्मूला में जब आप डेटाबेस पास करोगे तो आपको एग्जैक्ट डेटाबेस, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है बस इतना पास करना है। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ मैं। बेसिकली आपके पास ये डेटा दे रखा है, ये जोन्स है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 8 तक, और ये साइज है कि बाई चांस मान लीजिए कि 1 kg की जो आइटम है वो डिलीवरी करनी है जोन 1 में, तो उसकी कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट 10.69 है। जोन 6 में मुझे डिलीवरी करना है और उसकी साइज 4 kg है, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 41.89। साइज 5 kg है और मुझे जोन नंबर 7 में डिलीवरी देना है, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 54.29। तो आपको रो नंबर पता हो, सॉरी कॉलम नंबर और रो नंबर पता हो, तो जो एग्जैक्ट मैचिंग डेटा है इस रो और कॉलम से, वो आपको इंडेक्स फार्मूला ला के दे देता है। जैसे मुझे साइज पता है और शिपिंग जोन पता है। शिपिंग जोन बेसिकली मुझे कॉलम पता है कि किस जोन में, किस कॉलम में वो डेटा अवेलेबल है, और साइज मतलब कि मेरे को साइज पता है कि 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, इस डेटा के रिस्पेक्ट में साइज। ठीक है, तो चलिए इंडेक्स फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मुझे साइज पता है और शिपिंग जोन पता है, मुझे शिपिंग कॉस्ट निकालना है, इक्वल टू लगाऊंगा इंडेक्स, टैब बटन दबाया, फिर मैं एफ पे गया। फिर ये जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, एरेज रो नंबर कॉलम नंबर, आपको ये सेलेक्ट करना है। फिर आपने ओके दबा दिया, फिर ये खुल गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स में आपको एग्जैक्ट डेटाबेस सेलेक्ट करना है, ना तो ऊपर की हेडिंग ना साइड हेडिंग। तो एग्जैक्ट डेटाबेस मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर अब रो नंबर, अब रो नंबर तो मुझे अवेलेबल ही है यहाँ पे। रो नंबर क्या है, बेसिकली इस डेटाबेस का रो नंबर, इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग रो नंबर क्या है, ये पहला रो हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अकॉर्डिंग रो क्या है, साइज ही तो है ना, 1 2 3 4 5। इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग रो बेसिकली साइज है, तो साइज मुझे दे रखा है, मैं 5 दबा दूंगा यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर अब कॉलम नंबर, कॉलम नंबर इस डेटाबेस के हिसाब से क्या है, तो शिपिंग जोन, ये जो जोन 1 2 3 4 ये जो कॉलम है, शिपिंग जोन इस डेटाबेस के हिसाब से वो हमारे लिए कॉलम नंबर हो गया, वो भी हमें दे रखा है, शिपिंग जोन 5 है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ओके दबा दिया। आप देख लो शिपिंग कॉस्ट आ गई। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, साइज 5 है और शिपिंग जोन भी 5 है, साइज 5, शिपिंग जोन 5, देखो 37.79 आ गया। अगला देखते हैं मैं। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, इस बार ध्यान से देखना, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, इक्वल टू इंडेक्स, टैब बटन दबाया, फंक्शन खोला, मैंने ओके दबा दिया फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके। फिर एरेज में मुझे एग्जैक्ट डेटाबेस देना है, कोई भी हेडिंग बिल्कुल मत देना, भूल से भी मत देना। फिर रो नंबर में मेरे को रो नंबर ये क्या है, साइज ही तो है, और साइज मेरे को दिया रहा है यहाँ पे 1, सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मेरा शिपिंग जोन है, ये कॉलम्स है,
मुझे दिया हुआ है ये 3, सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने ओके दबाया, देखो 15.29 आ गया। अब वेरीफाई करो, साइज 1 और शिपिंग जोन 3, साइज 1 और शिपिंग जोन 3, देखो 15.29 है, साइज 1 हो गया और शिपिंग जोन 3 15.29 15.29। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इंडेक्स फार्मूला का यूज़ करके, अगर आपके पास रोज़ और कॉलम का नंबर पता है, आप प्रोवाइड करके जो मैचिंग डेटा है, जो इंटरसेक्टिंग डेटा है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलो मैं ड्रैग कर देता हूँ सबके लिए। अब मैं रैंडमली तो करूँगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, कॉर्नर पे आया, डबल क्लिक कर दिया। अब देख लो सबके लिए ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इंडेक्स फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आप जाइए, एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उसके बाद आप फाइंड कीजिए कि आप जिस कंपनी या ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ पे किसी डेटा सेट पे अगर आपको इसे अप्लाई करने का मौका मिले, तो आप इंडेक्स फार्मूला का ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, एडिशनल बोनस टिप्स। एडिशनल बोनस टिप्स ये है कि जो मेरे पास एग्जैक्ट डेटाबेस जब मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो इसका नाम शिपिंग डेटा है, तो मैंने नेम कैसे चेंज कर दिया। तो बिल्कुल आप किसी डेटाबेस का आप नेम चेंज कर सकते हो। नेम चेंज करने के फ़ायदे क्या हैं? नेम चेंज करने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप कोई फार्मूला लगाओगे और उसने आपने अपने डेटाबेस का कुछ नाम रख दिया, तो फार्मूला वो जो सिलेक्टेड होगा ना, वो मतलब जो सेल रेफरेंस के थ्रू ये सिलेक्टेड है, ये इतना एरिया, ये ड्रैग नहीं होगा। याद है हम वीलुकअप जब पढ़ रहे थे, तो टेबल खुद ब खुद ड्रैग हो जा रहा था, मतलब ये जो सिलेक्टेड एरिया था वो ड्रैग होते चला जा रहा था हर एक स्टेप में। तो उसके लिए हम क्या करते थे, टेबल को लॉक कर देते थे। लेकिन एक और सॉल्यूशन है, अगर आप टेबल लॉकिंग नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मैं बार बार टेबल लॉक करूं, ठीक है, तो आप जो डेटाबेस है, एग्जैक्ट डेटाबेस, उसका नेम चेंज कर दो। तो नेम कैसे चेंज किया वो भी मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपने एग्जैक्ट डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर फॉर्मूलाज टैब में आना है, फॉर्मूलाज टैब में आना है, फिर डिफाइन नेम, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आप इसे नेम जो है नेम डाल दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेम दे रखा है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ जो भी नेम है वो डाल दो और फिर आप ओके दबा दो, आपका नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने डेटाबेस का नेम चेंज कर सकते हो और टेबल लॉकिंग से बच सकते हो, अगर आप चाहो तो। या फिर अगर आप नहीं चाहते कि ना भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं टेबल लॉकिंग कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप टेबल लॉक करके चलो। वैसे दोस्तों मैं ये बता दूं कि इंडेक्स फार्मूला इतना एडवांस फार्मूला है कि आपने अगर ये सीख लिया ना, तो आपको बाई चांस अगर वीलुकअप ना आता हो, तो भी आप बहुत से काम कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वीलुकअप बेकार फार्मूला है, बिल्कुल नहीं। वीलुकअप के बस कुछ लिमिटेशंस है कि वो लेफ्ट टू राइट काम करता है और इंडेक्स फार्मूला हर जगह काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वीलुकअप के टक्कर का कोई फार्मूला नहीं भाई, क्योंकि वीलुकअप जो काम करके दे सकता है वो अदर फार्मूला दे ही नहीं सकते, इसीलिए वीलुकअप के टक्कर का कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप वीलुकअप भी सीखो अच्छे से, इंडेक्स फार्मूला भी सीखो, अपने करियर में ग्रोथ हासिल करो, एक सैलरी हाइक को पाओ, प्रमोशन पाओ और अपने लाइफ में खुश रहो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा इंडेक्स फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मैथ्स प्लस इंडेक्स फार्मूला, मतलब इंडेक्स और मैथ्स फार्मूला को आप इंटीग्रेट करके एक साथ कैसे यूज कर सकते हो, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ के कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब तक हमने सीखा इंडेक्स फार्मूला, मैथ्स फार्मूला। मैथ्स फार्मूला क्या करता था, हमें रोज नंबर रिटर्न करता था कि कौन से रो में वो डेटा अवेलेबल है, और इंडेक्स फॉर्मूला हमें वो एग्जैक्ट डेटा ला के देता था। लेकिन आज हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करना सीखेंगे कि हम इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला को कैसे कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम बहुत ही एडवांस लेवल पे इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला को सीखने वाले हैं। तो आप ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लैपटॉप खोल लीजिए और प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कीजिए। एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप सीख गए, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, इंडेक्स प्लस मैथ्स फॉर्मूला, तो आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में ग्रोथ पाओगे। या फिर अगर आप डेटा एनालिटिक्स या फिर एडवांस एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो आपको एक सैलरी हाइक जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स प्लस मैथ्स फॉर्मूला। तो आपके शीट पे डेटा दिख रहा होगा, ठीक है,
कि ये मंथ वाइज डेटा दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये मंथ दे रखे हैं। और जो आइटम्स हैं, डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स कंबाइंड, और ये तो टोटल सम है, ठीक है। ये दे रखा है कि हर मंथ में कौन कौन सा आइटम कितना सेल हुआ, हर एक मंथ में कौन सा आइटम कितना सेल हुआ, और ये उसका टोटल दे रखा है और इसका कंबाइंड दे रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली अब जैसे आपके बॉस ने पूछ दिया सीधा कि भाई ये डेटा दे रखा है, तू मेरे को सीधा बता दे कि अप्रैल मंथ में डीवीडी ड्राइव्स कितना सेल हुआ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतनी जल्दी अचानक से तो मैं नहीं बता सकता कि अप्रैल में डीवीडी ड्राइव कितना सेल हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स फॉर्मूला लगाओगे तो इंडेक्स फॉर्मूला क्या मांगता है, रो नंबर और कॉलम नंबर। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे रो नंबर तो है ही नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ तो जनवरी फरवरी में दे रखा है, 1 2 3 4 कुछ है ही नहीं जिससे हम रो नंबर पता कर सके। और कॉलम नंबर में भी हमें कॉलम नंबर नहीं दे रखा, यहाँ पे तो सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, टेक्स्ट डेटा है, तो हम इंडेक्स फॉर्मूला लगा नहीं सकते। और जो एग्जैक्ट डेटा होता है, ठीक है, कि अप्रैल मंथ में डीवीडी ड्राइव्स कितनी सेल हुई, वो तो इंडेक्स फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो इंडेक्स फॉर्मूले से पहले आपको क्या करना होगा कि आप मैच फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैच फॉर्मूला। सबसे पहले अप्रैल मंथ के लिए मैच फॉर्मूला इक्वल टू मैच, टैब बटन दबाया, ठीक है, टैब बटन, आप चाहो तो ये भी खोल लो, एफएक्स डायलॉग बॉक्स। तो मैच फॉर्मूला में बेसिकली लिक ऑफ वैल्यू क्या है आपका, अप्रैल, हम अप्रैल को देख रहे हैं। फिर अप्रैल आप कहाँ से देख रहे हो, किस लुकअप एरे से, इसे मैं साइड कर देता हूँ। तो लुकअप एरे आप कौन सा लोगे, ये अप्रैल इसमें से देख रहे हो ना, जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच में, ठीक है। फिर मैच टाइप, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं 0 लिखूंगा और मैं ओके दबा दूंगा। तो आप देखो ये रो नंबर 4 मुझे शो कर दिया कि रो नंबर 4 में है ये, तो मेरे को अप्रैल का रो नंबर मिल गया। अब डीवीडी ड्राइव्स का भी रो नंबर चाहिए जो इसके अकॉर्डिंग, इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर होगा, ठीक है। तो डीवीडी ड्राइव का भी मुझे चाहिए कि कहाँ पे है भाई, तो मैं पता करता हूँ, इक्वल टू मैच, मैंने टैब बटन दबाया, लुकअप वैल्यू मेरा डीवीडी ड्राइव से है। अब मैं चलो डायरेक्ट करता हूँ, डायलॉग बॉक्स नहीं खोलूंगा, कोमा दबा दिया मैंने। और लुकअप है कि डीवीडी ड्राइव्स कहाँ से है, तो इन सब में से, ये डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव्स, डीवीडी ड्राइव्स और फ्लैश ड्राइव, इनमें से है, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दबाया। अब मैच टाइप क्या, 0, एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दिया। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा रो नंबर हो गया चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये डीवीडी ड्राइव्स कॉलम नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब चौथा रो और तीसरा कॉलम। मुझे ये कॉलम नंबर, सॉरी, ये रो नंबर मिल गया और ये कॉलम नंबर मिल गया। ये रो नंबर ऊपर, ठीक है, और ये कॉलम नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रो नंबर, ठीक है, और ये कॉलम नंबर हमें मिल गया, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे अब इंडेक्स फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ पे लगा देता हूँ, INDEX इंडेक्स फॉर्मूला, टैब बटन दबाया। अब टैब बटन दबाया, फिर मैं डायलॉग बॉक्स खोल लेता हूँ, पहला वाला सेलेक्ट करूंगा, एरे, रोल नंबर और कॉलम नंबर, ठीक है, ओके दबा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है एरे, मतलब एग्जैक्ट डेटाबेस। मैंने आपको बता रखा है कि इंडेक्स फॉर्मूला में आप हमेशा एग्जैक्ट डेटाबेस लोगे, मतलब ना तो टोटल, ना ही सब टोटल, ना तो ऊपर वाली हेडिंग, ना साइड वाली हेडिंग। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ एग्जैक्ट डेटा मीन्स आपको सिर्फ इतना लेना है। ध्यान से देखो, मैंने इधर का टोटल छोड़ दिया, इधर का टोटल छोड़ दिया, नीचे का सब टोटल छोड़ दिया, इधर की साइड हेडिंग छोड़ दी, ऊपर की हेडिंग छोड़ दी। मैंने जो मेन डेटा है ना उतना लिया, ठीक है, एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब रो नंबर क्या है, तो रो नंबर मेरे को, मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, मैं ये लिख दूंगा यहाँ पे, इसे सेल रेफरेंस में इसे क्लिक कर दिया, रो नंबर। फिर अब कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर मेरे लिए ये है, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं ऊपर आया और मैं ओके दबाता हूँ। आप देख सकते हो कि अप्रैल में डीवीडी ड्राइव्स कितनी सेल हुई थी, 4565। आप चेक कर लो अप्रैल में डीवीडी ड्राइव्स, ये 4565। आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन फिर अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपके बॉस कहेंगे भाई ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये क्या कर रहे हो, ये रो पहले अलग कर रहे हो, कॉलम अलग कर रहे हो, फिर बाद में कैलकुलेट, इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कर रहे हो।
सिंपल तरीके से बताओ ना। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गया रैंडम चीज कि आप इंडेक्स फॉर्मूला को पहले अलग यूज करो, मतलब पहले मैच फॉर्मूला को अलग यूज करो, उससे रोज और कॉलम निकालो, और फिर बाद में आप इंडेक्स फॉर्मूला का यूज करके फाइनल रिजल्ट निकाल लो। लेकिन फायदा पता है कब होगा? ऐसे में कोई फायदा नहीं है, ऐसे में तो आप मजदूरी वाला काम कर रहे हो। फायदा तब होगा जब आप इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला को कंबाइंड तरीके से इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे? चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे अब निकालूंगा इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला कंबाइंड तरीके से। पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर मैच, ठीक है। इंडेक्स सबसे पहले, इंडेक्स मेरे से क्या पूछ रहा है? इंडेक्स मेरे से सबसे पहले ऊपर वाले, क्योंकि मैं जब एफ एक्स खोलूंगा तो मेरे को ये एरे पूछेगा, तो मैं एरे ही सेलेक्ट करूंगा, मतलब एग्जैक्ट डेटाबेस। तो इस बार मैं डायलॉग बॉक्स खोले बिना डायरेक्टली जाता हूँ और मैं एग्जैक्ट डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स का पहला पैरामीटर एग्जैक्ट डेटाबेस ही होता है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कोमा लगा दिया। अब मेरे से रो नंबर पूछ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है? रो नंबर। रो नंबर मतलब अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर मैथ फॉर्मूला लगाना होगा। ध्यान से सुनिए, इसके अंदर मुझे क्या लगाना होगा? मैथ फॉर्मूला। मैंने मैथ लिखा, टैब बटन दबाया, खुल गया, ठीक है। मैच। अब मेरे को क्या निकालना है? रो नंबर। रो नंबर निकालना है। रो नंबर के लिए मुझे अप्रैल का रो नंबर चाहिए, तो मैं इस पे दूंगा किस वैल्यू को मैं खोज रहा हूँ। लुकअप वैल्यू मेरा है अप्रैल। मैंने टच कर दिया, मैंने कोमा दबा दिया। लुकअप एरे कौन सा है मेरा? लुकअप एरे मेरा ये है, जनवरी से लेकर दिसंबर। फिर कोमा, फिर ज़ीरो फॉर द एग्जैक्ट मैच, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो गया आपका रो नंबर। अब आपको एक बार और मैच फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टू कैलकुलेट कॉलम नंबर। फिर मैंने कोमा लगाया, फिर से मैंने मैच दबाया, MAT, टैब बटन दबा दिया, ब्रैकेट खुल गया। अब मेरे को कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर के लिए मैं, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है? DVD ड्राइव्स। फिर मैंने कोमा लगाया। ये DVD ड्राइव्स मैं कहाँ से फाइंड कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। कोमा लगा दिया। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने ज़ीरो दबाया, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप ध्यान से देखो दोस्तों, मैच का ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। इस मैच का भी ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। लेकिन इंडेक्स का ब्रैकेट अभी भी ओपन है, यहाँ पे ओपन हुआ, इधर क्लोज नहीं हुआ। तो मैं एक और ब्रैकेट दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। और फिर मैं फाइनली एंटर दबाऊंगा। तैयार हो? एंटर दबाऊं, 1 2 3, एंटर। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। इसमें मैंने इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला को कंबाइंड करके इस्तेमाल किया। तो आप कुछ इस तरीके से इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला को कंबाइंड करके क्रिटिकल से क्रिटिकल डेटा सर्च को आसानी से कर सकते हो। और कोई भी डेटा आपको कभी भी फाइंड करने को बोला जाए, चाहे वो किसी भी रोज और कॉलम में हो, आप इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इंडेक्स और मैथ्स फॉर्मूला सबका बाप है, लेकिन वीलुकअप फॉर्मूला बापों का भी बाप है, ठीक है। इसे लिए वीलुकअप को इग्नोर मत करना। वीलुकअप को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, इंडेक्स और मैथ्स को भी बहुत इन डेप्थ में पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप अपने वर्क को ऑटोमेट कर दो, ठीक है। चलो मैं पहले इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ। ये जो मैंने अलग अलग मैच लगा रखे हैं ना, इसे मैं हटा देता हूँ। इसे मैंने हटा दिया, इसे मैंने हटा दिया, ठीक है। एक मिनट, ये क्या आ गया? हटा दिया मैंने उसे। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है इसे भी मैं हटा देता हूँ। ये बेसिकली मेरा ये है कि मैंने सर्च कर लिया मैंने कि अप्रैल में DVD ड्राइव्स कितना सेल हो रखा है, ठीक है। मैंने ये सर्च कर लिया। अब अब मैं बताता हूँ कि अपने बॉस को कैसे खुश करो। बॉस को कैसे खुश करो? तो सीधी बात है, आप अपने वर्क को ऑटोमेशन कर दो, ऑटोमेशन मोड में ले जाओ। अब आप ऑटोमेशन मोड में कैसे ले जाओगे? तो आप इस दोनों ऑप्शन पे डेटा वैलिडेशन लगा दो, ठीक है। मैं लगा के दिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन लगाने का क्या फ़ायदा होगा कि आपके बॉस या फिर HR या फिर मैनेजर, जिनको भी आप ये रिपोर्ट दिखाओगे, वो यहाँ से चेंजेस करके
मंथ भी चेंज कर सकते हैं और आइटम्स भी चेंज कर सकते हैं और उन्हें एग्जैक्ट वैल्यू चेंज होता दिखेगा यहाँ पे। चलो मैं करता हूँ। मैंने अप्रैल को सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया अप्रैल को। मैं डेटा में गया, यहाँ पे डेटा टूल्स में इधर डेटा वैलिडेशन दबाया। मैंने यहाँ पे लिस्ट कैलकुलेट किया, लिस्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। और सोर्स डेटा में मैंने कहाँ से लूँगा, तो ये पूरा सोर्स डेटा में बेसिकली मैं, क्योंकि ये मंथ है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। फिर मैंने ओके दबा दिया कि अब इसमें पर्टिकुलर यहाँ पे पूरा एक लिस्ट बन जाएगा मंथ का। मैंने ओके दबा दिया, आप देखो मंथ का पूरा लिस्ट बन गया, ठीक है। चलो सिमिलरली मैं डीवीडी ड्राइव से भी लगा देता हूँ, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने सोर्स में, अब ये किन में प्रेजेंट है, तो इन सभी में प्रेजेंट है, इन सभी आइटम्स में डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव्स, डीवीडी ड्राइव्स और फ्लैश ड्राइव सेलेक्ट करके फिर मैंने ओके दबा दिया। अब देखो आपका वर्क बिल्कुल ऑटोमेट हो चुका है। आपके बॉस ने कहा कि मेरे को जैसे कौन सा आइटम सेलेक्टेड, डीवीडी ड्राइव्स, मेरे को जून का देखना है कि जून में डीवीडी ड्राइव्स कितना सेल हुआ। देखो चेंज हो गया। नहीं, आपके फिर बॉस ने कहा कि मुझे सितंबर में देखना है, ठीक है। फिर आपके बॉस ने कहा कि नहीं भाई, सितंबर में मुझे डीवीडी ड्राइव्स नहीं, मुझे डिस्क ड्राइव का देखना है। यहाँ से आपने चेंज कर दिया, देखो डेटा चेंज हो रहा है, वर्क ऑटोमेट हो गया भाई। इस तरीके से आप अपने बॉस को खुश कर सकते हो और अपने लिए प्रमोशन पा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने इंडेक्स और मैच फार्मूला को कैसे कंबाइन करके यूज़ किया जाता है वो आपने सीखा होगा। तो इसी तरह से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और मैच इंडेक्स नाम की शीट है, ठीक है, मैच इंडेक्स नाम की शीट है, यहाँ पे आइए और प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने लाइफ में ग्रोथ हासिल करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे चूज फॉर्मूला। बेसिकली ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है और नॉर्मल जो इंटरव्यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर डेटा एनालिटिक्स के जॉब के लिए जो आप जाओगे तो इंटरव्यूज होंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला हर हाल में पूछ ही लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा गया। तो आज मैं इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, मैं आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा। आप ध्यान से सीखना, समझना और फिर अप्लाई करना, ठीक है। तो बेसिकली चूज फॉर्मूला यूज किस लिए होता है, तो हमारे पास जैसे डेट दे रखा है, ठीक है, अब आपके पास डेटा प्रोवाइडेड है 31 मार्च 2008, 10 नवंबर 1988, ऐसे करके ये डेट दे रखा है किसी डेटा का, ठीक है, ये पूरा डेट दे रखा है। और आपके पास ये कैटेगरी दे रखी है कि आपको पता ही है कि जैसे आपके बॉस ने कहा कि बताओ अगर फरवरी क्वार्टर वन में आता है तो जुलाई कौन से क्वार्टर में आएगा। तो आप बताओगे, सिंपल बात है कि 3 मंथ के क्वार्टर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर वन में आते हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर वन में आते हैं, अप्रैल मई जून क्वार्टर टू में आते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर थ्री में आते हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर फोर में आते हैं। तो आप सिंपली बोलोगे कि जुलाई क्वार्टर थ्री में आता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि ये जो डेट है, ये जो डेट दे रखा है डेटा में, जो हमारे डेटा में जो डेट प्रोवाइडेड है, इसे आप क्वार्टर वाइज डिवाइड कर दो। डिवाइड नहीं करना मतलब आप इसके क्वार्टर की इंफॉर्मेशन बता दो कि ये सारे डेट कौन कौन से क्वार्टर में आते हैं। आपको क्वार्टर्स बतानी है सभी डेट की। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको चूज फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन चूज फॉर्मूला से पहले मैं आपको एक मंथ फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि चूज फॉर्मूला के अंदर आप मंथ फॉर्मूला का यूज करोगे तब जाके आप इन सभी डेट का आप क्वार्टर कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मंथ फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने लिखा इक्वल टू MONTH, टैब बटन दबाया। मंथ फॉर्मूला के अंदर आप यहाँ पे क्या डालोगे आर्गुमेंट में, तो जो डेट है वो डाल दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर दबा दो। तो आप देख सकते हो जो 31 मार्च 2008 ये जो डेट दे रखा है, तो इसका ये मंथ बता दिया इसने कि यह मार्च तीसरा नंबर का मंथ होता है। फिर आप कॉर्नर पे गए, डबल क्लिक कर दिया, आप देख लो कि ये जो पूरा जितना डेटा अवेलेबल है सभी डेट का, पूरे डेटा में जितना भी डेट्स हैं इन सभी डेट्स का इन्होंने मंथ बता दिया कि नवंबर 11वां मंथ है, अगस्त 8वां मंथ है, दिसंबर 12वां मंथ है। ये मंथ हमें पता लग गया, लेकिन हमें मंथ थोड़ा ना पता करना है, हमें तो क्वार्टर पता करनी है कि ये सारे जो मंथ है ये डेट्स है किस क्वार्टर में लाई करते हैं। बेसिकली हमें डेट वाइज क्वार्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है।
डेट वाइज क्वार्टर कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वापस से इस फॉर्मूले पे जाओ। ठीक है, मंथ हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया, इसे मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चूज लगाऊंगा, क्योंकि चूज के अंदर मैं मंथ का यूज करूंगा तब जाके मुझे क्वार्टर मिल जाएगा। CHOOSE, मैं टैब बटन दबाया। ठीक है, चूज। अब चूज में मैं क्या करूंगा, मैं मंथ डालूंगा, NTH, टैब बटन दबा दिया मैंने। फिर मंथ के अंदर मैं डेट डाल दूंगा कि हाँ भाई ये डेट है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कोमा। अब यहाँ असली खेल शुरू होती है। बेसिकली अब ये आपसे क्या पूछ रहा है कि वैल्यू 1, कि अगर आपको इस फॉर्मूले से वैल्यू 1 मिलती है, मतलब पहला मंथ मिलता है, तो आप क्या रिटर्न करोगे इसे। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे मंथ पहला मिलेगा तो मैं Q1 रिटर्न करूंगा, मैंने 1 लिख दिया। फिर ये आपने कोमा लगाया, फिर ये आपसे पूछता है कि अगर आपको वैल्यू 2 रिटर्न होगी इस फॉर्मूले से, कि अगर मंथ नंबर 2 आपको रिटर्न नहीं आएगा तो आप कौन सा क्वार्टर रिटर्न करोगे। सिंपल सी बात है, जो सेकंड मंथ होता है फरवरी, वो भी Q1 में लाई करता है। फिर आपने कोमा लगाया, फिर ये पूछ रहा है कि अगर इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू 3 रिटर्न होगी, मतलब मंथ नंबर 3, तो आप कौन सा वैल्यू यहाँ पे दोगे इसे क्वार्टर का। तो हम जानते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी Q1 में लाई करता है। इसी तरह फिर आपने कोमा लगाया, फिर आपसे पूछा गया कि अगर वैल्यू 4 रिटर्न करे, कि मंथ नंबर 4 अप्रैल, तो कौन सा क्वार्टर, 2। इसी तरह आपने कोमा लगाया, फिर फिफ्थ मंथ के लिए कौन सा क्वार्टर, 2। फिर सिक्स मंथ के लिए कौन सा क्वार्टर होता है, 2। इसी तरह से आप 3 लगाओगे, कोमा 3 कोमा 3, फिर कोमा 4 10वें मंथ के लिए, फिर कोमा 4 11वें मंथ नवंबर के लिए, फिर कोमा 4 12वें मंथ दिसंबर के लिए। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, और आप एंटर दबा दोगे। देखो यहाँ पे 1 लिख गया, पहले वाले पे देखो, यहाँ पे इस पे 1 लिख गया, ये क्वार्टर हमें पता चल गया। फिर मैं कॉर्नर पे आऊँगा और डबल क्लिक कर दूंगा, देखो हमें क्वार्टर पता लग गया। क्या बात है भाई, कमाल की बात है। फिर मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, इस तरह अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ। मैं होम में गया, इंसर्ट में गया, होम में इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सेंटर अलाइन कर देता हूँ, अब सही लग रहा है। ये जो हमारा क्वार्टर है, ठीक है, ये जो हमारा क्वार्टर है, इसे मैं साइड कर देता हूँ। क्वार्टर, ये जो हमारा क्वार्टर कैलकुलेट हुआ है, चलो सेंटर में ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा दिखने में। ये जो हमारा क्वार्टर है, ये सभी डेट्स के लिए कैलकुलेट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप चूज फॉर्मूला का यूज करके, उसके अंदर आप मंथ फॉर्मूला को इंटीग्रेट करके आप क्वार्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसा भी कॉम्प्लेक्स डेट दे रखा हो, किसी भी फॉर्मेट में डेट दे रखा हो, आप हर डेट का क्वार्टर आसानी से चूज फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आप जाइए अपने ऑफिस के डेटा सेट पर भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। पहले इस चूज नाम के शीट को, जो एक्सेल फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए डाउनलोड कीजिए और इस चूज शीट पे आइए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। और फिर जब आपको मौका मिले कि कभी आपके ऑफिस के कंपनी में किसी डेटा सेट पे प्रैक्टिस करने का, तो आप इस चूज फॉर्मूला का एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए हमारे साथ इंडेक्स और मैक्स फॉर्मूला फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज बेसिकली आपको क्या बताऊंगा, अभी मैंने आपको चूज फॉर्मूला अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में बता दी। अब क्योंकि इंडेक्स और मैथ फॉर्मूला मेरा बेसिक टू एडवांस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो लुकअप फॉर्मूला होती है, मैं आपको बताता हूँ, जो लुकअप कैटेगरी होती है, लुकअप कैटेगरी में 4 फॉर्मूलेज होते हैं बेसिकली, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स और मैच। हमने वी लुकअप पढ़ लिया, इंडेक्स पढ़ लिया, मैच पढ़ लिया, इंडेक्स प्लस मैच भी पढ़ लिया, बट हमने क्या छोड़ दिया, एक्स लुकअप। मेरे से वो टॉपिक स्किप हो गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो आज मैं आपको एक्स लुकअप बताऊंगा कि एक्स लुकअप का यूज आप कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए आज हम एक्स लुकअप भी जानते हैं। तो सबसे पहले जिस शीट पे आना है, इस साइड एक शीट वी लुकअप 1 नाम का शीट है, वहीं पे मैंने बताया है, आप साइड स्क्रॉल कर लो। वी लुकअप 1 नाम का शीट है, ठीक है, वी लुकअप 1 नाम का शीट है।
आप ऐसे आओ, या फिर आप यहाँ कॉर्नर पे जाके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, VLOOKUP1, डायरेक्टली आ जाओ, ओके दबा दो। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहाँ पे एक डेमो दे रखा है एक्स लुकअप कैसा होता है। तो VLOOKUP हमने बता रखा था कि VLOOKUP आप कैसे यूज कर सकते हो, कि किसी भी एक डेटा के बेस पे आप दूसरे डेटा को कैसे इंफॉर्मेशन निकालोगे एक बड़े से डेटा सेट में से। लेकिन एक्स लुकअप का यूज़ क्या होता है? एक्स लुकअप का यूज़ बेसिकली ये होता है कि आपको एक डेटा के मदद से आपको उस रोज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा। जैसे कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट आईडी है और आपने यहाँ पे VLOOKUP लगाया तो आपको प्रिंटर का पता लग गया, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही डेटा पता करना था। वही आप सेकंड केस में आओ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट आईडी आपको दे रखी थी, फिर आपने प्रोडक्ट निकालना था, फिर आपने यहाँ पे VLOOKUP लगाया, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ही फाइंड हुआ। ये नहीं कि यहाँ पे वेस्ट भी फाइंड हो गया, रीजन भी फाइंड हो गया और क्वांटिटी सोल्ड, नहीं। इसके लिए आपने सेपरेटली VLOOKUP इसके भी लगाया, रीजन के लिए भी आपने VLOOKUP सेपरेटली लगाया, क्वांटिटी सोल्ड के लिए भी आपने VLOOKUP सेपरेटली लगाया। तो एक्स लुकअप यही हमारे काम को आसान कर देता है कि हमें अगर जैसे कोई यूनिक आईडी हो, कोई नंबर हो, वो हमें पता हो, वो यूनिक होना चाहिए भाई। जैसे VLOOKUP में जो लुकअप वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, वैसे ही एक्स लुकअप में भी जो वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू, वो भी यूनिक होनी चाहिए। तो हमें कोई यूनिक वैल्यू पता है जैसे प्रोडक्ट आईडी, तो उस पर्टिकुलर रोज की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार में ला के दे देता है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट 12, ठीक है, मैंने एंटर दबाया। प्रोडक्ट 12, मुझे इस प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पूरे डेटा सेट में से, मतलब बेसिकली मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कैसे निकालूंगा? मैं एक्स लुकअप लगाऊंगा, इक्वल टू XLOOKUP, मैंने टैब बटन दबाया। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू बेसिकली हमारा ये है, ये हमारा लुकअप वैल्यू है, प्रोडक्ट 12 को फाइंड करना है। मैंने कोमा लगाया कि हाँ भाई, ये जो लुकअप वैल्यू है ये मुझे कहाँ से फाइंड करनी है, तो लुकअप एरे से। तो लुकअप एरे कौन सा है? तो ये प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट 1 से 15 इनमें से ही है ना, ये तो प्रोडक्ट 12। तो बाई चांस यहाँ पे डेटा छोटा है तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर डेटा बहुत बड़ा हुआ, हज़ारों में रोज़ हुआ, लाखों रोज़ हुए, तो कैसे होगा? तो आप सिंपली ऊपर जाओ कॉलम पे और इसे पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो। आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने कोमा दबा दिया। ठीक है, अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इस लाइन से रिलेटेड कि प्रोडक्ट 12 जो है, ठीक है, प्रोडक्ट 12 का मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर रोज का। तो आप क्या करोगे, ये जो बचा हुआ इंफॉर्मेशन डेटा सेट है आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लोगे, ऐसे कोमा दबा के सेलेक्ट कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया, 1 2 3, आपने जैसे ही एंटर दबाया और आप मैजिक देख सकते हो, यहाँ पे एक मैजिक हो गया। प्रोडक्ट 12 आप देखो, HDD 256 GB, प्रोडक्ट फाइंड हो गया। रीजन कौन सा? नॉर्थ। क्वांटिटी सोल्ड कौन सी? 230। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट 12 में और ये फाइंड होगा। यहाँ पे देखो HDD 256 नॉर्थ 230, यहाँ पे भी HDD 256 नॉर्थ और 230। तो कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो। चलो मैं एक और फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इस बार मैं लगाता हूँ फॉर्मूला प्रोडक्ट 15 पे। प्रोडक्ट 15 पे मैंने लगाता हूँ। मैंने क्या किया, एक्स लुकअप लिखा, ध्यान से देखना, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये, मैंने कोमा लगाया। किस लुकअप एरे से मैं खोज रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी की कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर मैंने कोमा लगा दिया। फिर मुझे रिटर्न क्या चाहिए, तो मुझे इस पूरे इन्फॉर्मेशन जो बचा हुआ है ये पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए। फिर मैंने इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया इतना पूरा, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने एंटर दबा दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ मैजिक हो गया और प्रोडक्ट 15 के लिए हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हो गया। प्रोडक्ट 15 में क्या है, पेन ड्राइव है, रीजन कौन सा, साउथ है,
और क्वांटिटी सोल्ड 450 है। आप यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट 15, पेन ड्राइव, साउथ और क्वांटिटी सोल्ड 450। तो आई होप दोस्तों आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और एक्स लुकअप फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला, मैच फॉर्मूला, इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने खत्म कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ और मैं आपके लिए एक्सट्रीम क्वालिटी कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट ला पा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख के अपने लाइफ के करियर की जर्नी को और एनहेंस करना चाहते हो और अपने लाइफ में एक सैलरी हाइक को पाना चाहते हो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कूल की या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हमसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हो वो आए और सीखें। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त कि इस तरह का कंटेंट, इस तरह का एक्सट्रीम कॉर्पोरेट लेवल का क्वालिटी कंटेंट आपको किसी दूसरी जगह फ्री में मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लाइफ में सक्सेस को हासिल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।